दुनिया के कई इलाकों में इस वक्त महायुद्ध की चिंगारी सुलग रही है। कहीं वर्चस्व की जंग है तो कहीं ताकत की हनक। कहीं महाशक्ति बनने का सपना है तो कहीं विस्तारवाद का नशा। रूस और यूक्रेन जंग के मैदान में अब भी ताकत की आजमाइश कर रहे हैं। वहीं इजरायल और हमास भी एक दूसरे को बारूदी ताकत दिखा रहे हैं। समंदर में बादशाहत की जंग में चीन और अमेरिका भी आमने सामने हैं। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन भी रह रहकर दुनिया को अपनी परमाणु ताकत की धौंस दिखाता रहता है। अब तो युद्ध का एक और मोर्चा तैयार होता नजर आ रहा है और ये है इजरायल ईरान की टसल। कभी दोस्त ईरान के लिए इराक से भिड़ गया था इजराइल, लेकिन आज दोनों की दुश्मनी सांप और नेवले जैसी है। और इसी दुश्मनी में आग में घी डालने का काम हुआ 14 अप्रैल को, जब ईरान की तरफ से इजराइल को टारगेट करके हमला किया गया। हालांकि इजराइल ने हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन इजराइल ने यह भी कह दिया कि इस हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। दुनिया जानती है कि इजराइल पर हमले का मतलब क्या है। इजराइल चुप बैठने वालों में नहीं है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने ऊपर हुए हमलों का बदला जरूर लेगा। हमले की तारीख और वक्त भी वो खुद ही तय करेगा। जो भी हमें नुकसान पहुंचाएगा, हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे। ישראל נערכת לאפשרות של תקיפה ישירה מאיראן. מערכות ההגנה שלנו פרוסות. אנחנו ערוכים לכל... इजराइल अपनी रक्षा खुद करेगा। בהגנה והן בהתקפה. מדינת ישראל חזקה. इजराइल हर स्थिति के लिए तैयार है। ציבור חזק. אנחנו מעריכים את ההתייצבות של ארצות הברית לצידה של ישראל. हमारे डिफेंस सिस्टम तैनात של בריטניה, צרפת ומדינות רבות אחרות. जाहिर है अगर इजराइल ने ईरान के इस हमले का बदला लिया तो फिर दुनिया में एक ऐसी जंग की शुरुआत हो जाएगी जिसे शायद रोकना नामुमकिन होगा। क्योंकि इस जंग में एक तरफ इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे ताकतवर पश्चिमी देश होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ लेबनान, सीरिया और फिलिस्तीन जैसे पड़ोसी मुल्क। साथ ही अमेरिका का जानी दुश्मन चीन और रूस भी ईरान के समर्थन में युद्ध के मैदान में कदम रख सकते हैं। इजराइल को पश्चिमी देशों का साथ है तो वो खुद भी एक मजबूत न्यूक्लियर पावर है। दुनिया में इजराइल का खौफ ही ज्यादा है। उधर ईरान के पास आधिकारिक तौर पर परमाणु बम होने के कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि इसके बावजूद कल को अगर ईरान और इजराइल के बीच फुल फ्लेज जंग की शुरुआत हो गई तो इसका अंजाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता। दुनिया ये मानकर चल रही कि इजराइल और ईरान का युद्ध तीसरे विश्व युद्ध का दरवाजा खोल सकता है, और अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में भयानक तबाही मचेगी। ऐसी तबाही शायद जिसकी कल्पना किसी ने कभी की भी नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले दुनिया पहले और दूसरे विश्व युद्ध की तबाही देख चुकी है। आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर विश्व युद्ध के नाम से ही क्यों सहम जाती है दुनिया। अगर विश्व युद्ध छिड़ा तो क्या होगा अंजाम? क्या दुनिया के किसी भी कोने से लगी युद्ध की चिंगारी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है? युद्ध के इतिहास में कुछ लड़ाइयां ऐसी भी लड़ी गई जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया, और वर्ल्ड वॉर 1 एक ऐसी ही जंग थी जिसमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका जैसे 3 बड़े महाद्वीपों ने हिस्सा लिया, और ये समुद्र से लेकर धरती और आकाश तक में लड़ा गया। 1914 में ऑस्ट्रिया और हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक ने बोस्निया का दौरा किया, जहां गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसका आरोप लगा एक सर्बियाई व्यक्ति पर, जिसका ये मानना था कि बोस्निया पर सर्बिया का अधिकार होना चाहिए, ना कि ऑस्ट्रिया का। जिसके बाद पूरे यूरोप में उनके खिलाफ एक विद्रोह की चिंगारी गूंजने लगी। ऑस्ट्रिया
ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को चेतावनी दी कि वो 48 घंटे के अंदर इस घटना के संदर्भ में अपनी स्थिति को साफ कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की मांग को ठुकरा दिया, जिसके बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और देखते ही देखते दुनिया के दूसरे देश भी अपने अपने गुटों के समर्थन में उतर आए और युद्ध विकराल होता चला गया। हालांकि दुनिया को विश्व युद्ध एक की ओर धकेलने के लिए कोई एक घटना या फिर एक वजह जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि ऐसे बहुत से कारण थे जिनके सिलसिलेवार सामने आने से पूरी दुनिया को भयानक त्रासदी झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। जर्मनी की नई अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति, परस्पर रक्षा सहयोग यानी कि आपसी सहयोग के लिए रक्षा समझौते और संधियां, साम्राज्यवाद, सैन्यवाद, राष्ट्रवाद, किसी प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव और तत्कालीन कारण आर्कड्यूक फ्रांज फर्नेस की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध के दौर में जर्मनी तेजी से अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा था। टारगेट था दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना। जर्मनी की इस मंशा को दुनिया एक खतरे के तौर पर देख रही थी। दुनिया में विनाश या डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा कारण जो है वो ग्रीड ऑफ पावर रहा है। जर्मनी के केस में भी यही हुआ। अगर आप जर्मनी का नक्शा देखें तो इसका जो 3,800 या 4,000 किलोमीटर का एक बॉर्डर है वो सबसे ज़्यादा कंट्री से घिरा हुआ है, चाहे वो बेल्जियम हो, ऑस्ट्रिया हो, फ्रांस हो। तो 1 अगस्त 1914 जर्मनी की मंशा को देखते हुए यूरोप के अलग अलग देशों ने आपसी रक्षा के लिए गठजोड़ करना शुरू कर दिया। इन संधियों के आधार पर अगर उन पर हमला हुआ तो उनसे जुड़े देश को एक दूसरे की रक्षा करने के लिए बाध्य किया गया था। युद्ध में भाग लेने के लिए केंद्रीय शक्तियों में ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, जर्मनी और तुर्क साम्राज्य शामिल थे। वहीं मित्र देशों की शक्तियों में बेल्जियम, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीस, इटली, मोंटेनेग्रो, पुर्तगाल, रोमानिया, रूस, सर्बिया और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने दुनिया को युद्ध की भयावहता, जहरीली गैस और टैंक जैसी घातक नई नीतियों से परिचित कराया। नतीजा ये हुआ कि दुनिया ने अब तक का सबसे भयानक नरसंहार देखा। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच चले पहले विश्व युद्ध में पूरी दुनिया ने तबाही की उस तस्वीर को देखा जिसे दोबारा कोई भी देखना नहीं चाहेगा। इस लड़ाई में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। पहला विश्व युद्ध जो तकरीबन 5 साल चला, उसने दुनिया की एक बहुत ही भयंकर तस्वीर जो है सारी दुनिया को दिखाई। इसमें हुआ ये कि तकरीबन 80 लाख सोल्जर या सेलर्स, 50 लाख सिविलियंस, 28 कंट्री हिस्सा लेने लगे इसके अंदर। और ये सोच है आम आदमी की कि डायरेक्ट और इनडायरेक्टली तकरीबन $30 बिलियन का खर्चा इस लड़ाई के ऊपर हुआ। तो इसका इम्पैक्ट जो है ना सिर्फ जर्मनी के ऊपर नहीं, पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर इतना हुआ और दुनिया की सोच बदल दी इस लड़ाई ने। इतना ज़्यादा असर पड़ा कि बाद में कई लोगों ने इसके ऊपर नावल भी लिखे, कई लोगों ने इसके ऊपर इतना कल्चर और हिस्ट्री जो है इसको इस युद्ध ने एक किस्म से बदल के रख दिया। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होते होते 4 बड़े साम्राज्य रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और उस्मानिया ढह गए। यूरोप की सीमाएं फिर से निर्धारित हुई और अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने उभरा। पहले विश्व युद्ध का सबसे बड़ा जो फर्क पड़ा या जो प्रभाव पड़ा, वो पहली बात तो थी कि डेथ ऑफ एम्पायर या मोनार्की और बर्थ ऑफ नेशंस। मोनार्क जो है वो ख़त्म होने शुरू हो गए और देशों की बाउंड्रीज रीड्रा करनी शुरू हो गई। इससे जर्मनी को तो 1929 में बहुत बड़ा एक डिप्रेशन में भी चला गया। कोल्ड वार की स्थिति आ गई। दुनिया जो है अलायंसेस में 2 हिस्सों में बंटनी शुरू हो गई और एक दूसरे के लिए उन्होंने किस तरीके से हैंडल किया जाए वो देखना शुरू कर दिया। और वेपन सिस्टम जो इस्तेमाल किए गए थे उनके ऊपर बड़ा नई सोच शुरू हो गई, नए सोफिस्टिकेटेड वेपन बनने शुरू हो गए। आर्ट, कल्चर, लिटरेचर
इसके ऊपर बहुत असर पड़ा और कई लोगों ने इसके ऊपर लिखा। तो ये सारा का सारा पूरी दुनिया को, 28 देशों को इस युद्ध ने बहुत ही बुरे तरीके से बदल दिया। 11 नवंबर 1918 को आधिकारिक रूप से जर्मनी के सरेंडर करने के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की लपटें तो थम गई, लेकिन ये आग पूरी तरह बुझी नहीं थी। 28 जून 1919 जर्मनी ने वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके तहत जर्मनी के एक बड़े हिस्से को जर्मनी से छीन लिया गया, उसकी सेना का आकार छोटा कर दिया गया और पाबंदी के तहत उस पर यह भी पाबंदी लगाई गई कि वो किसी भी मुल्क पर कब्जा नहीं कर सकता। दरअसल वर्साय की संधि जर्मनी पर थोपी गई थी और यही एक बड़ी वजह थी कि हिटलर और जर्मनी के लोग बहुत ही गुस्से में थे, तनाव में थे और यही सबसे बड़ी वजह बना दूसरे विश्व युद्ध की। आसमान की आग में झुलसते जर्मनी ने इस दौरान अपनी ताकत को बढ़ाने का काम किया और फिर वो वक्त भी आया जब जर्मनी ने इंतकाम के लिए पहला कदम उठा लिया। 1 सितंबर 1939 को एडोल्फ हिटलर की अगुवाई में जर्मनी ने कब्जे की मंशा से पोलैंड पर हमला कर दिया। विश्व युद्ध शुरू होने से पहले फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड को यह आश्वासन दिया था कि अगर पोलैंड पर हमला होता है तो फिर दोनों देश उसका साथ देंगे, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। जर्मनी के हमले से बौखलाए ब्रिटेन और फ्रांस पोलैंड की मदद के लिए आगे आए। वहीं देखते ही देखते जर्मनी के खेमे में इटली और जापान जैसे देश भी जुड़ गए और इस बीच पोलैंड के खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन भी सामने आ गया और देखते ही देखते इसने विश्व युद्ध की शक्ल ले ली। फ्रांस और ब्रिटेन के जर्मनी पर हमला करने के बाद युद्ध की चिंगारी भड़कती चली गई। जापान ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। शुरू में इटली इस युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन 1940 में इटली ने भी जर्मनी पर हमला कर दिया और धीरे धीरे जर्मनी ने वापस सोवियत संघ पर हमला किया, जिसके बाद युद्ध लगातार बढ़ता चला गया और सोवियत संघ की सेनाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दुनिया के इतिहास में सबसे लंबा चला युद्ध भी पहले विश्व युद्ध की तरह दो गुटों के बीच लड़ा गया। तब पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई। मित्र राष्ट्र और बुरी शक्तियां एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतर आए, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई। जल, थल, नभ में सैनिक एक दूसरे से खूब भिड़े। अमेरिका इस युद्ध में तब कूदा जब जर्मनी के साथ खड़े जापान ने अमेरिका के हवाई द्वीप समूह पर स्थित अमेरिकी नौसेना के एक अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने 2 घंटे तक ताबड़तोड़ बमबारी की। उस वक्त अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध से दूर था, लेकिन जापान के हमले ने एक झटके में सब कुछ बदल कर रख दिया। पर्ल हार्बर पर तैनात अमेरिका के सभी 8 जंगी जहाज चंद घंटों में तबाह हो गए। अमेरिका के इतिहास में उन पर ये पहला हमला था। अमेरिका प्रतिशोध की चिंगारी में धधक रहा था और उसके बाद उसने 1942 में जापान पर बमबारी शुरू की। 1944 से लेकर 1945 तक अमेरिकी बमबारी में 3,33,000 जापानी मारे गए। बावजूद इसके जापान सरेंडर करने को तैयार नहीं था और अमेरिका भी ये बात समझ चुका था कि सिर्फ पारंपरिक बमबारी से काम नहीं चलेगा। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को सुबह करीब 8 बजे हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिया। देखते देखते पूरा शहर पल भर में मिट्टी में तब्दील हो गया। इस दर्दनाक हमले के निशान आज भी वहां पर मौजूद हैं। अमेरिका ने इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा परमाणु हमला किया। ये B-29 बॉम्बर थे जो पहली बार दुनिया में एटॉमिक बॉम्ब जो है वो
हिरोशिमा पर फेंका गया, जो एक छोटा शहर था, औद्योगिक शहर था। अभी तो खैर वो बहुत बड़ा एक शहर बन गया है। और 3 दिन के बाद जब जापान ने सरेंडर की शर्तें नहीं मानी, तो 3 दिनों के बाद नागासाकी के ऊपर भी एक और बम B-29 ने गिराया। ये वो टाइम था जब हिरोहितो, जो उनके जापान के एम्परर थे, उन्होंने फिर अनकंडीशनल सरेंडर की वो करी। पर जापान को क्रेडिट जाता है कि इसको जापान को इनक्रेडिबल जापान बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने जीरो से शुरू होके अपने आप को इतना ताकतवर बना दिया कि अभी पूरे दुनिया में जापान की तूती बनती है। और इसीलिए शायद जापान अपने आप को डिफेंस का जो उनका एक्सपेंडिचर है, उन्होंने बिलियंस में पहुंचा दिया। अमेरिका के परमाणु हमले के बाद द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया और जापान ने 14 अगस्त 1945 को मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया एक ऐसा मंजर जिसे याद कर आज भी दुनिया सिहर उठती है। छह साल तक चले दूसरे विश्व युद्ध में 70 देश प्रभावित हुए, 6 से 7 करोड़ लोगों की जान चली गई और इसके अलावा बहुत से ऐसे मुल्क जहां पर भुखमरी और अकाल जैसे हालात पैदा हो गए। यानी दुनिया ने वो तस्वीर देखी जो शायद मानवता को शर्मसार कर देगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे डरावना पहलू था परमाणु हथियार का इस्तेमाल। इस हथियार की ताकत को दुनिया ने करीब से देखा। दुनिया में सभी 9 देशों के पास परमाणु हथियार है। ये देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। इन देशों के पास इतने हथियार हैं कि दुनिया कई बार तबाह हो सकती है। परमाणु हथियारों की इसी ताकत से दुनिया खौफ में रहती है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पहले से चल रहा है। अब ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन बढ़ती जा रही है और वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया बार बार अपने न्यूक्लियर हथियारों का परीक्षण कर चुका है। यानी अगर टेंशन बढ़ती है तो सीधे सीधे तीसरे विश्व युद्ध की आहट। और अगर ऐसा होता है तो आज की तारीख में जितने खतरनाक हथियार पूरी दुनिया के पास हैं, अगर उसका इस्तेमाल होता है तो यकीन मानिए कि धरती से इंसान का वजूद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। विश्व युद्ध का सबसे नया सुलगता हुआ मुहाना है इजराइल और ईरान, जिनकी जानी दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो काफी दिलचस्प है। आमतौर पर 2 देशों के बीच विवाद की शुरुआत तभी होती है जब दोनों की सीमाएं एक दूसरे से लगती हों और उनमें अपने अपने एरिया समेत कई पहलुओं को लेकर अनबन हो। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सालों से दोनों देश एक दूसरे के साथ शैडो वॉर लड़ते आए हैं। अब ये जानना भी कम अजीब नहीं है कि जो ईरान और इजराइल इस वक्त एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, उनके रिश्ते की शुरुआत कभी दोस्ती से हुई थी। उन्नीस 1948 में इजराइल के वजूद में आने के बाद उसे तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे मुल्क इजराइल के खिलाफ थे। खासकर मिडिल ईस्ट में इजराइल का विरोध हो रहा था। लेकिन वो ऐसा दौर था जब ईरान ने इजराइल का साथ दिया और उसका सबसे बड़ी वजह यह थी कि ईरान में भी बड़ी संख्या में यहूदी रहते थे। मान्यता मिलने के बाद इजराइल ने ईरान को हथियारों की सप्लाई शुरू की और ईरान ने बदले में इजराइल को तेल देना चालू किया। रिश्ते कुछ इतने अच्छे हो गए कि दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों ने टेक्नोलॉजी से लेकर ज्वाइंट ट्रेनिंग तक की। लेकिन ईरान में आयतुल्ला रोहल्ला खैमानी की अगुवाई में इस्लामिक क्रांति की शुरुआत क्या हुई? इजराइल के साथ ईरान के रिश्ते खराब होने लगे। खुमैनी ने इजराइल के साथ ईरान के रास्ते अलग हो गए।
1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन जिसके पीछे के आयतुल्ला खुमानी थे, उसने पूरे ईरान को और ईरान के जो संबंध थे दुनिया के साथ उनको सबको बदल दिया। ईरान और इजराइल एक टाइम पर 60s और 70s में बहुत अच्छे मित्र होते थे, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स थे, क्योंकि इजराइल जो है वो कई तरह की मिलिट्री सपोर्ट और इकोनॉमिक सपोर्ट ईरान को देता था और वहाँ से अपना ऑयल भी खरीदता था। पर उसके बाद जो वहाँ के किंग थे या शाह थे जिनको बोलते हैं, कि उन्होंने उनका एटीट्यूड वेस्टर्न था, वेस्टर्न साइड को वो सपोर्ट करते थे। पर जब आयतुल्ला इमानी आए तो उन्होंने अपने शिया रिजाइम मुस्लिम जो इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच आवाजाही बंद हो गई, रूट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों पर विराम लग गया। तेहरान के इजरायली दूतावास को फिलिस्तीनी दूतावास में तब्दील कर दिया गया और तो और दोनों ही देशों ने अब एक दूसरे को मान्यता देनी भी बंद कर दी। ईरान ने पहले तो इजरायल को मान्यता दी थी, लेकिन बाद में वो कहने लगा कि इजरायल ने फिलिस्तीनियों का हक मारा है। इसके जवाब में इजरायल ने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक मानने से ही इनकार कर दिया। आगे चलकर इजराइल और ईरान के रिश्ते खराब होने शुरू हो गए और ये वो दौर था जब ईरान ने इजराइल के विरोधी देश सीरिया, यमन और लेबनान को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, इस्लामिक जिहाद नाम के एक संगठन को भी ईरान ने सपोर्ट किया जो फिलिस्तीन के नाम पर लगातार इजराइल का विरोध कर रहा था और ये सबसे बड़ी वजह थी दोनों देशों की दुश्मनी की। रक्षा जानकारों का मानना है कि ईरान परमाणु हथियारों की दहलीज पर है और अपने इतिहास में किसी भी समय की तुलना में ज्यादा तेजी से बम बना रहा है। माना जाता है कि तेहरान के पास 6 महीने में परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त हथियार ग्रेड यूरेनियम हो सकता है। इजराइल किसी भी कीमत पर नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार तैयार करे। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान ने परमाणु ताकत हासिल कर ली तो इससे इजराइल के वजूद पर खतरा पैदा हो सकता है। ईरान एक बड़ी न्यूक्लियर पावर बनने के बिल्कुल एक किस्म के किनारे पर है और ईरान का बहाना ये है कि अमेरिका ने उनकी कई जो है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन उसके ऊपर अटैक किया है और यूएस हमेशा से इसको कोशिश करता रहा है कि किसी तरीके से ईरान को रोका जाए और वो एटॉमिक या इजराइल के साथ बढ़ रही तनातनी की वजह से एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ता है तो फिर ईरान के साथ कौन से मुस्लिम देश खड़े होंगे। भले ही ईरान की मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े मुस्लिम देश सऊदी अरब से टेंशन रही है, लेकिन कई अरब मुल्क उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। अगर इजराइल के साथ ईरान की जंग छिड़ती है तो इराक, सीरिया, लेबनान, तुर्की, कतर, जॉर्डन जैसे अरब मुस्लिम मुल्क ईरान के पक्ष में खड़े नजर आएंगे। मुस्लिम देशों के अलावा भी कई ऐसे देश हैं जो ईरान के साथ इस जंग में खड़े हो सकते हैं। इन मुल्कों में सबसे बड़ा नाम रूस का ही है जो ईरान का सहयोगी है। रूस उस हर मुल्क के साथ खड़ा होता है जिसकी दुश्मनी अमेरिका के साथ रही हो। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी सबके सामने है और इसी वजह से माना जा रहा है कि रूस ईरान को सपोर्ट करेगा। वहीं इजराइल पर अगर आंच उठेगी तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे ताकतवर देश इजराइल के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। अभी रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध भी चरम पर है। इससे पहले आर्मीनिया अजरबैजान युद्ध भी हो चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ईरान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, चीन ताइवान के बीच भी टेंशन का दौर 7वें आसमान पर है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच भी टेंशन किसी से छिपी नहीं है। तमाम दबाव के बावजूद उत्तर कोरिया लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। उत्तर कोरिया परमाणु संपन्न देश भी है और मिसाइलों का बढ़ता जखीरा एक और खतरे की ओर इशारा कर रहा है।
अमेरिका और दक्षिण कोरिया की बढ़ती दोस्ती की वजह से उत्तर कोरिया टेंशन में है। हाल ही में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने एक साझा युद्ध अभ्यास भी किया, जिसके जवाब में उत्तर कोरिया ने भी अपनी सैन्य ताकत को परखा और दुनिया को अपनी सैन्य ताकत से रूबरू कराया। इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया अब अपनी न्यूक्लियर ताकत को भी परख रहा है और दुनिया को बता रहा है कि कितने खतरनाक हथियार उत्तर कोरिया के पास अभी हैं। परमाणु हथियारों से लैस उत्तर कोरिया इस साल अब तक 4 मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है। इस साल अप्रैल में उत्तर कोरिया ने दावा किया कि उसने ठोस ईंधन वाले एक सुपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो गुआम तक पहुंच सकता है। कुछ समय पहले ही नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने परमाणु हथियारों को लेकर कहा था, अगर दुश्मन परमाणु हमले की धमकी देता है या उकसाता है तो हम भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। अपने इसी बयान के बाद नॉर्थ कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 18 को लॉन्च किया था। सितंबर 2023 में नॉर्थ कोरिया ने अपने एक कानून में संशोधन किया, जो संभावित हमले के खतरे को देखते हुए पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का अधिकार देता है। कानून के मुताबिक अगर नॉर्थ कोरिया पर परमाणु हमले का खतरा हो, उसकी लीडरशिप या लोगों की जान का खतरा हो, या फिर कोई देश हमला करने की तैयारी कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है। उत्तर कोरिया के नए कानून में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर सारे फैसले लेने का अधिकार किम जोंग उन को दिया गया। अगर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को खतरा महसूस होता है तो मिसाइल ऑटोमेटिकली ही लॉन्च हो जाएगी, यानी किम जोंग की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर पावर है और वो ऐसे लगता है कि जैसे रशिया और अमेरिका के साथ एक स्प्रिंट लगा रहे हैं। हर साल 6 से 7 नए वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, एटॉमिक बॉम्ब जो है फायर करके उनका निरीक्षण होता है, और आईसीबीएम्स उनका रेंज जो है बढ़ता जा रहा है, और उनका ये सोचना है नॉर्थ कोरिया के कि शायद वो पूरे यूएस को अपने लपेट में ले सकते हैं, अपना रेंज इतना आईसीबीएम्स का बढ़ा के, और न्यूक्लियर पावर हेड यूज करने के लिए उनके पास इतनी बड़ी ताकत बन गई है। और जैसे सब जानते हैं किम जोंग उन जो है वो एक सनकी डिक्टेटर है, और उसके हाथ में इस तरह का न्यूक्लियर जखीरा जो आना है वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है। यही कारण है कि अमेरिका और दुनिया के सारे देश कोशिश में हैं कि इसको रोका जाए, पर इसमें भी कोई शक नहीं कि शायद प्लूटोनियम या यूरेनियम जो वो इस्तेमाल करते हैं वो शायद रशिया उनको सप्लाई कर रहा है। तो दुनिया तो 2 भागों में पोलराइज तो है ही है, और उसकी वजह से नॉर्थ कोरिया जो है एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर पावर धीरे धीरे बनता जा रहा है। ऐसे में आसानी से समझा जा सकता है कि दुनिया में एक और मोर्चे से परमाणु खतरा विध्वंस को न्योता देने की तैयारी में है। साल 2003 में उत्तर कोरिया परमाणु अप्रसार संधि से पीछे हटा। उसके बाद साल 2006 से लेकर 2017 के बीच उत्तर कोरिया ने 6 बार परमाणु हथियारों की टेस्टिंग की। आखिरी बार उत्तर कोरिया ने साल 2017 में परमाणु परीक्षण किया। साल 2017 में उत्तर कोरिया ने जिस परमाणु हथियार का परीक्षण किया था वो असल में हाइड्रोजन बम था। दावा यह है कि ये बाकी परमाणु बमों की तुलना से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ऐसा भी माना जाता है कि उत्तर कोरिया के पास जो हाइड्रोजन बम है वो 100 से 370 किलो टन का होगा, यानी हिरोशिमा पर गिरे बम से 6 गुना ज्यादा ताकतवर और विध्वंसक। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर गलती से भी उत्तर कोरिया ने युद्ध में अपने परमाणु बम और हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल किया तो इसका नुकसान कितना भयानक होगा। रूस और यूक्रेन की जंग को दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आहट के तौर पर देख रही है। 2 साल हो गए हैं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और हालात सामान्य होते दिखाई नहीं दे रहे। और अगर रूस के सब्र का बांध टूटता है तो बहुत बड़ा हमला भी हो सकता है, जो न सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा करेगा।
अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की मदद से यूक्रेन रूस पर हमलावर हो रहा है। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन ड्रोन से हमला कर रहा है। ऐसे में रूस ने साफ कर दिया है कि अगर रूस की संप्रभुता या स्वतंत्रता को कोई खतरा होता है तो उनका देश परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। रूस की इस चेतावनी को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि सब्र का बांध कभी भी टूट सकता है। रूस ने अगर परमाणु हमला किया तो मजबूरी में अमेरिका को भी युद्ध के मैदान में उतरना होगा, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के 2 सुपर पावर देशों की लड़ाई में दुनिया के मुल्क भी खिंचे चले आएंगे, जिसका अंजाम बेहद खौफनाक होगा। दिल्ली से नवजोत सिंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।